चलिए देखिए ध्यान से, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन को, और हमने ये बोला कि न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए, और इतना सेपरेट कि वो एक फिर से आपस में इंटरेक्ट ना कर पाए, जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। और एक फाइनल फॉर्मूला भी हमने लिखा था, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी को अगर कैलकुलेट करना है आपको, तो आप मास डिफेक्ट की मल्टीप्लाई सी स्क्वायर से करा दें तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। नाउ हम यहाँ से हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, तो शुरुआत हम करेंगे मास डिफेक्ट से ही, जैसे हमने करी थी। दैट इज, अगर हमारे पास z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और a माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो उनका टोटल मास हो जाएगा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। और इसमें से अगर हम मास ऑफ न्यूक्लियस को माइनस कर दें तो हमारे पास मास डिफेक्ट कैलकुलेट हो जाए। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अब मुझे अगर निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी, तो अभी अभी मैंने फॉर्मूला देखा, मास डिफेक्ट को आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दो। तो हमने क्या करा, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन और माइनस एम ऑफ न्यूक्लियस, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अगर मैं आपसे कहूं, इफ एन एटम, हम किसी एटम की अगर हम बात करें, दैट सॉरी इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अगर हम कहें किसी भी एटम में, ये हमने थ्योरी पढ़ रखी है पहले भी, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाउंडेड है बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो ऑब्वियसली उनकी भी एक बाइंडिंग एनर्जी होगी, डेल्टा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो कितनी होगी, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मास माइनस जो भी आपका न्यूक्लियाइड है जो आपने कंसीडर करा है उसका मास, और मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। क्या करा हमने यहाँ पे, फिर से समझ लीजिए एक बार। स्टार्टिंग करी हमने अगर ये मानते हुए कि हमारे पास z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, a माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और mn क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस है। तो उस सिचुएशन में डेल्टा एम कितना आ गया हमारा, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम मास ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी। फिर हमने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो न्यूक्लियस से बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, न्यूक्लियस से बाउंडेड है बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो हमने बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी लिखी। उसे लिखने का तरीका क्या था, न्यूक्लियस से है तो हमने क्या क्या ले लिया, हमने मास ऑफ न्यूक्लियस लिया, जेड हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास लिया, और ये जो एम जेड एक्स से है, मास ऑफ जेड एक्स से, ये जनरली क्या है, आपका एटम का मास है, एटॉमिक मास। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व है डाटा कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपकी नेग्लिजिबल होती है कंपेयर टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियंस। दैट मीन्स इक्वेशन 3 नेग्लिजिबल कंसीडर करी जाएगी इक्वेशन 1 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमने न्यूक्लियंस की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करी थी। अब तो इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर डेल्टा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। तो इस वैल्यू को उठा के हम जैसे ही यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से आपका मिल जाएगा एम एन प्लस जेड एम ई इक्वल एम जेड एक्स से। ठीक है। हमें यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करनी है एम एन की, तो एम एन की वैल्यू आ जाएगी, दैट एम्प्लाइज एम एन दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल एटॉमिक मास एंड माइनस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज जेड एम ई। इस एम एन की वैल्यू को उठाकर
इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा डेल्टा ई बी। जैसी वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। ये तो पहले से था न्यूट्रॉन्स के लिए, माइनस एम एन की वैल्यू हमें ये पुट करनी है, तो ये हो जाएगा एम टाइम्स ऑफ जेड एक्स ए और प्लस जेड एम ई। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, इन्हें अगर कंबाइन करके लिखें तो ये हो जाएगा जेड टाइम्स ऑफ एम पी प्लस एम ई और प्लस ए माइनस जेड टाइम्स ऑफ एम एन और माइनस एम टाइम्स ऑफ जेड एक्स ए, दैट इज एटॉमिक मास। अच्छा, एम पी प्लस एम ई की जगह ये जेड है, ठीक है, एम पी प्लस एम ई की जगह क्या रख सकते हैं हम, एम एच। तो ये बन जाएगा जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड, एच फॉर हाइड्रोजन, एम एन एंड माइनस एम जेड एक्स ए। ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी का फाइनल रिलेशन आ गया हाइड्रोजन एटम के समय। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं कुछ, इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ डेरिवेशन को। देखिए, डेरिवेशन की शुरुआत करी हमने मास डिफेक्ट से करी, वो भी किसके लिए, मास डिफेक्ट निकाला तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉन्स को लिया। फिर हमने न्यूक्लियॉन्स की ही बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा के मास डिफेक्ट में। फिर हमने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाउंड है, तो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करी। फिर इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है कंपैरेटिवली न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया उसे, तो डेल्टा पी ई की जगह क्या रख दिया आपने, जीरो रखा। वहां से मास ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करा, उसे इक्वेशन 2 में पुट करा और वहां से आपकी बाइंडिंग एनर्जी हाइड्रोजन टर्म्स की में आ गई है आपकी। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज माइक अनम्यूट करके बताएं कि समझ में आया या नहीं आया। जोर से बोलो। अच्छा सॉरी सॉरी, ये सी स्क्वायर मिस हो गया यहाँ पे। कहाँ से मिस करा हमने, वैल्यू पुट करने के बाद मिस कर दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर और ले लेंगे। ठीक है, सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। ठीक है, वो वैल्यू पुट करी थी क्वेश्चन 2 में, वहाँ मिस हो गया। और बताइए, कुछ पूछना है तो यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है इतना। अदर स्टूडेंट्स। यस, ओके। नाउ अब हम बात करेंगे किसकी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक, कुछ नहीं करना, जैसे नाम है उसे ही फॉलो करना है, दैट इज डेल्टा ई बी डिवाइडेड बाई ए। ये जो रेशियो होता है यही कहलाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये रेशियो हमारा कैलकुलेटर होके आया जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन, और इसके साथ साथ क्या आया था, माइनस एम जेड एक्स ए और मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व की, इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन बनता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व से। मैं कर्व आपको एक शो कर देता हूं। आप लोग एनसीईआरटी ओपन करें इतना, एनसीईआरटी में भी ग्राफ गिवन है। एनसीईआरटी ओपन कर लें प्लीज सभी बच्चे। देखिए,
ये ग्राफ सब बच्चों को क्लियर दिख रहा है यहाँ पे जो है? चलिए मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा, आप उन्हें यहाँ ग्राफ में ऑब्जर्व करना। आई होप सबको क्लियर दिख रहा होगा ये, ठीक है? या दूसरी पिक्चर कलेक्ट करें इसकी कोई और? क्लियर है ना सबको? सब बच्चे बताएं जल्दी से। ओके ओके। चलिए देखिए, ग्राफ स्टार्ट हुआ ओरिजिन से। ओरिजिन से जैसे ही हम ऊपर बढ़े तो हाई पीक, फिर लो, फिर बढ़े, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। चलिए एक शार्प और ले लेते हैं, इससे थोड़ा सा शार्प ग्राफ ले लेते हैं जिससे आपको आइडिया क्लियर हो जाए। लाइक देख लेते हैं, क्योंकि जो हमें डेटा रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ये ग्राफ सही रहेगा। थोड़ा सा देखिए, अभी क्लियर होगा आई आई थिंक सबको। सबको क्लियर है ना ये? और जिसे नहीं है आप अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हैं, सामने सबको दिख रहा होगा क्लियर ये, ठीक है? चलिए अब देखिए, इसे समझ लीजिए बस क्या बताना चाह रहे हैं। यहां से स्टार्ट हुआ ये बेसिकली ग्राफ, पीक मिला, मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, देन फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर एक लॉन्ग रेंज तक 50 टू अप्रॉक्स 180 या 40 टू 180। ये लगभग स्टेबल रहेगा। इसमें तो जो स्लोप दिखा रखा है कुछ ज़्यादा नीचे कर दिया है, इतना नीचे नहीं रहता स्लोप, थोड़ा सा और ऊपर रहेगा कुछ इस तरीके से, और फिर ये नीचे की तरफ को धीरे धीरे स्लाइड डाउन हो जाएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। अब इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या क्या मैं बोल देता हूं, सुनिए ध्यान से। अगर हम बात करें हीलियम की, कार्बन की और ऑक्सीजन की, या नियॉन, इन पार्टिकल्स को अगर छोड़ दिया जाए, मतलब यहां तक के पार्टिकल्स को छोड़ दिया जाए, तो बाकी कर्व तो स्मूथ है, वहां पर तो किसी भी तरीके का कोई मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा लाई नहीं कर रहा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? अदर स्टूडेंट्स? यस। ओके, चलिए फिर सेकंड पॉइंट कहता है, जो बाइंडिंग एनर्जी है वो लाइट न्यूक्लियाई लाइक 1h1, 1h2, 1s3, हाइड्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होंगे उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्मॉल रहता है। तो ऑब्वियसली देखो, हाइड्रोजन यहाँ लाई कर रहा है, तो इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहाँ पर है? वो स्मॉल रहेगी। तीसरा, मास नंबर 2 to 20, 2 से लेके 20 तक, लगभग 20 तक बात करेंगे हम, ठीक है? आपका जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है उसमें मैक्सिमा भी मिल रहा है और मिनिमम भी मिल रहा है। हीलियम पर, कार्बन पर, ऑक्सीजन पर आपको मैक्सिमा मिल गया, लिथियम पर, इसके अलावा बोरोन पर और नाइट्रोजन पर, जो आपका एनसीईआरटी डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ लाइंस, ठीक है? वो आपको क्या मिलता है? मिनिमम मिलता है। मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो आपकी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 8.79 नहीं, लगभग ये 8.8 MeV होती है जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी पर न्यूक्लियन। और जो किसके लिए रहने वाली है? आयरन के लिए। तो देखो इस ग्राफ में आयरन की लिए वैल्यू 8.79 दे रखी है। आप एनसीईआरटी की बेस पे बात करेंगे तो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन लिख सकते हैं। बाकी रेंज 40 टू 120 या 180, स्टेबिलिटी ग्रेटर है, और ये एनर्जी ऑन एवरेज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन इस पर्टिकुलर जोन, ठीक? जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, और ये यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238 पर आकर ये ग्राफ आपका फिनिश हो जाएगा। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 MeV पर न्यूक्लियन रहेगी। ये जो डिक्रीमेंट है ये आपका प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन को इंडिकेट करता है, ठीक? और ये बताता है कि जो हैवियर न्यूक्लियाई होते हैं
वो लेस स्टेबल होते हैं। ये जो लाइन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है लाइन? जो हैवियर न्यूक्लियाई हैं वो कैसे हैं आपकी? लेस स्टेबल है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इसे नोट डाउन कर देता हूँ। हैवियर, बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन, न्यूक्लियाई आर, फर्स्ट ऑप्शन लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, अदर टू ऑप्शंस भी थे, तो आप याद रखेंगे हैवियर न्यूक्लियाई जो होते हैं लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो मैं पॉइंट्स एक बार जो मैंने बोले थे एक बार रिपीट कर देता हूँ वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट फॉर सम न्यूक्लियाई helium, carbon and oxygen, the values of binding energy per nucleon lies on or near a smooth curve. Second point, binding energy per nucleon is small for light nuclei like 1h1, 1h2, 1h3. Third, for mass number 2 to 1, 2 to 20, well, we got well-defined maxima and minima. Maxima for helium, carbon and oxygen, minima for lithium, boron and nitrogen. Next, the maximum value, peak value is for iron, Fe. That value is 8.8 MeV per nucleon. And for the range 40 to 120, the stable nucleus exists, and the maximum energy for that type of nuclei is 8.5 MeV per nucleon. And the last one, as A further increases, binding energy per nucleon gradually decreases and collapse to 7.6 MeV per nucleon for 92 uranium 238. ठीक, and then this decrement represent the Coulomb repulsion between the protons. ठीक है, एनसीईआरटी का ग्राफ देखना है आपको, जो पॉइंट्स मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसमें जो लिखे हैं वो लिखने हैं आप, और वही पॉइंट्स याद रखनी है। आपको एक ऑब्जेक्टिव इस ग्राफ से इजीली मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ यहाँ तक? बताइए जल्दी से, सबको क्लियर है इतना? अदर स्टूडेंट्स? यस यस, ओके। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस हैं इस कर्व की, ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। देखिए, जनरली इस कर्व की हेल्प से हम दो चीजें डिस्क्राइब करते हैं, एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन और एक न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक। हमने अभी अभी पढ़ा कि जो हैवियर न्यूक्लियाई होंगे, हैवियर न्यूक्लियाई, वो आपके कैसे रहने वाले हैं? लेस स्टेबल रहने वाले। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक हैवी न्यूक्लियाई दो छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होगा, तो वहां पर आपको जो न्यूक्लियाई मिलेंगे उनके बारे में हम इस ग्राफ से बात करने वाले हैं। जैसे हैवियर न्यूक्लियाई की बात करें तो आपका यूरेनियम, और वो जो छोटे दो न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा, वो न्यूक्लियाई की जो रेंज होगी, एनर्जी की रेंज, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की रेंज, वो 7.6 टू 8.4 MeV के बीच में रहेगी। जैसे यूरेनियम टूटता है बेरियम में और क्रिप्टन में, ठीक, और एक आई थिंक 156 और 39 अप्रोक्स इतना ही रहता है मास नंबर, तो वो रेंज कहाँ से कहाँ लाई कर रही है? 7.6 एनर्जी टू 8.4 MeV में। ठीक है, और ये जब ऐसा ब्रेक पॉसिबल एग्जिस्ट करता है तो वहां पर एनर्जी लिबरेट होती है, और वही प्रोसेस जो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस है वो एटम बम बनाने के काम में आता है, एनर्जी को लिबरेट कराता है। क्लियर है फर्स्ट कि भाई क्या बता दिया? हैवियर न्यूक्लियाई लेस स्टेबल होंगे, और जब हैवियर न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होगा तो वो जिन न्यूक्लियाइज में डिसइंटीग्रेट होगा उनकी एनर्जी रेंज अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व 7.6 टू 8.4 MeV रहने वाली है। क्लियर है? और ये प्रोसेस कहाँ काम में आता है? एटम बम को फॉर्मेट करने का काम में। ठीक है, यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन कहता है जब तो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंड होते हैं, लाइट न्यूक्लियाई जब आपस में मिलेंगे तो एक न्यूक्लियस बनेगा, हैवी न्यूक्लियस, उसमें एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी,
और ये प्रोसेस ही किसके काम में आएगा? हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के काम में ये आने वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें जो आपके नोट्स प्रोवाइड होंगे उससे आप प्रॉपर लिख लेंगे इन्हें। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन तो हमने पढ़े हैं पहले से ही, लेकिन वो हमने डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व के बेस पर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बाय यूजिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व डिफाइन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। तो आई होप कि आप नोट्स लिख लेंगे, उसे पढ़ लेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हो जाएगा यहाँ तक भाई सबका? बताइए जल्दी से। चलिए, एंड द लास्ट टॉपिक इज ऑफ दिस चैप्टर इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। मतलब अब हम इसे डिफरेंट वे में पढ़ेंगे, मतलब अलग तरीके से विद इक्वेशंस। वहां हमने किसके बेस पे डिफाइन करा? कर्व के बेस पे। चलिए, कोई भारी काम नहीं है, 2 मिनट में कर देते हैं। न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो हम रिएक्शन की बात कर रहे थे, 92 यूरेनियम 235। इस पर अगर हम न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग कराएं तो ये आपका दो पार्टिकल्स में टूटेगा, बेरियम और क्रिप्टन में। इसका एटॉमिक नंबर है 36 और इसका है 56। मास नंबर है 141 और इसका है 92। और प्लस आपके 3 आपके क्या रहने वाले हैं? न्यूट्रॉन्स रहने वाले हैं, सॉरी 0 and 1, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, 0 and 1। और साथ साथ आपकी यहाँ एक क्यू वैल्यू मिलेगी जो एनर्जी की वैल्यू होती है। तो देखिए, फिजन कहता है कि जब एक हैवी न्यूक्लियस, और वो हैवी कितना होगा? 230 से ग्रेटर होगा। ये हैवी न्यूक्लियस के ऊपर हम अगर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराएं, वो दो न्यूक्लियस में ब्रेक होता है, एक बेरियम और एक क्रिप्टन में। साथ साथ वहां पर एक न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम बोलते हैं क्यू वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करती हैं ये प्रीवियस सिलेबस में तो था, अब ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। और इस रिलेशन से जो क्यू वैल्यू मिलेगी, इस इक्वेशन से जो क्यू वैल्यू मिलेगी, वो अप्रोक्सीमेट आपकी 200 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू मिलने वाली है। ओके, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा? लाइट न्यूक्लियाई एडअप होंगे, एडअप होके एक हैवी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे एडअप होंगे, क्या क्या एनर्जी मिलेगी, वो देख लेते हैं बाय एक रिएक्शन। दैट इज, अगर हमने हाइड्रियम प्लस हाइड्रियम, दैट इज 1h1 प्लस 1h1, ये मिलेगा आपको 1h2 प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो और प्लस इतनी एनर्जी रिलीज होगी, MeV। ठीक है, ये न्यूट्रिनो है, एनर्जी पार्टिकल है, ये पॉजिट्रॉन है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, ये जो ड्यूटेरियम मिला, इसकी रिएक्शन फिर से हमने ड्यूटेरियम से करा दी, दैट इज 1h2 प्लस 1h2। तो ये आपका 2He3 देगा, दैट इज हीलियम, प्लस एक न्यूट्रॉन और प्लस एनर्जी, दैट इज 3.27 MeV, ये एनर्जी मिलेगी। फिर जो हीलियम मिला उसे हम क्या कर सकते हैं? ये बेसिकली एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, या फिर ये ऐसे भी हो सकता था। कैसे? 1h2 प्लस 1h2, इट गिव्स 1h3 और प्लस 1h1। ये रिएक्शन बैलेंस होनी है, रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये फॉर्मेशन इस तरीके से भी हो सकता है, MeV। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो फ्यूजन फिजन कहता है जब एक हैवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा छोटे पार्टिकल न्यूक्लियस में, और फ्यूजन कहता है जब छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़े न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? यस और नो? अदर स्टूडेंट्स? क्लियर है? चलिए, अब इसमें मैं आपको एक क्यू वैल्यू से रिलेटेड इक्वेशन लिख देता हूँ। वैसे नीड है नहीं, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। क्या? सपोज एक आपके पास टारगेट न्यूक्लियस है, उस पर हम बम्बार्डिंग करा रहे हैं, ये अनदर न्यूक्लियस मिलेगा, प्लस एक एलिमेंट्री पार्टिकल मिलेगा और प्लस क्यू वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है? टारगेट न्यूक्लियस
ऐसा मान लीजिए यूरेनियम। बॉम्बार्डिंग, बॉम्बार्डिंग किसकी कराई हमने? बॉम्बार्डिंग पार्टिकल। क्या था बॉम्बार्डिंग पार्टिकल हमारे पास? न्यूट्रॉन। और हमें क्या मिला? अनदर न्यूक्लियस मिले, अनदर न्यूक्लियस मिले। प्लस हमें क्या मिले? एलिमेंट्री पार्टिकल मिले, एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक। और ये आपकी मिल गई क्यू वैल्यू। आप देख सकते हैं, जस्ट ऊपर रिएक्शंस देख लीजिए। ये पार्टिकल्स, ये बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स, ये अनदर न्यूक्लियस, ये आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और ये क्यू वैल्यू। ऐसे ही ऊपर वाली रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियाई चैप्टर हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर ऑफ सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके।